नमस्कार। आज हम कुछ खास सरकारी कृषि योजनाओं पर बात करने वाले हैं। जी। आपने जो सरकारी दस्तावेज और आंकड़े भेजे हैं, उनके आधार पर हम 3 योजनाओं को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, फिर वो किसान संपदा योजना और ई नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार। सही। हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि ये योजनाएं किसानों की आय, उनकी उपज की प्रोसेसिंग और बाजार तक उनकी पहुंच को कैसे बेहतर बनाने का इरादा रखती हैं। हाँ, ये दस्तावेज यही दिखाते हैं कि सरकार कई एंगल से कोशिश कर रही है। किसानों के बुढ़ापे की चिंता भी है, फसल की बर्बादी रोकने का भी प्रयास है और दाम बेहतर मिले वो भी। तो चलिए एक-एक करके देखते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY से। ये 2019 में आई थी, है ना? हाँ, 2019 में 31 मई को मंजूरी मिली और फिर सितंबर में रांची से प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। अच्छा, और ये खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। जी बिल्कुल। SMF मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। उद्देश्य सीधा है, उनको बुढ़ापे में एक तरह की सामाजिक सुरक्षा देना। कहा गया कि आज़ादी के बाद ये पहली बार था कि किसानों के लिए ऐसी कोई पेंशन स्कीम आई। तो इसमें मिलता क्या है किसान को? देखिए, 60 साल की उम्र होने पर कम से कम 3,000 रुपए महीना। एक फिक्स्ड पेंशन है। 3,000 रुपए महीना। और कौन जुड़ सकता है इससे? 18 से 40 साल की उम्र के किसान, ये पात्रता है। अच्छा, तो क्या ये मुफ्त है या किसान को भी कुछ देना पड़ता है? नहीं, ये वॉलंटरी है, मतलब अपनी मर्जी से जुड़ना है, और कॉन्ट्रीब्यूटरी भी है, किसान को भी पैसा देना होता है। कितना? वो उम्र पर निर्भर करता है, 55 रुपए से लेकर 200 रुपए महीना तक। ओके। और मजे की बात यह है कि जितना किसान देता है उतना ही पैसा केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से मिलाती है। अरे वाह, मतलब डबल कंट्रीब्यूशन। हाँ बिल्कुल, बराबर का हिस्सा सरकार का। अनुमान था कि पहले 3 सालों में सरकार पर करीब 10,774 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। काफी बड़ा अमाउंट है। और ये पेंशन फंड वगैरह कौन संभालता है? मतलब पैसा सुरक्षित है? हाँ, इसकी जिम्मेदारी LIC को दी गई है, भारतीय जीवन बीमा निगम। वही फंड मैनेजमेंट और पेंशन पेमेंट देखेगी। और अगर मान लीजिए किसान की मृत्यु हो जाए तो? उसमें भी प्रावधान है। अगर पेंशन मिलने के दौरान किसान की मृत्यु होती है तो जीवन साथी को 50% पेंशन, मतलब आधी पेंशन फैमिली पेंशन के तौर पर मिलती रहेगी। अच्छा। और अगर योगदान के दौरान ही मृत्यु हो जाए तो जीवन साथी चाहे तो खुद योगदान देकर स्कीम जारी रख सकते हैं। ये तो अच्छा सोचा है। और पैसे जमा करना आसान है किसानों के लिए? हाँ, विकल्प दिए हैं। चाहे तो जो PM किसान योजना से पैसा आता है उससे सीधे कटवा लें, या फिर कॉमन सर्विस सेंटर CSC जाकर जमा कर दें। ठीक है, तो ये तो हुई भविष्य की सुरक्षा की बात। लेकिन किसानों की आज की चिंताएं भी हैं, जैसे फसल कटने के बाद दाम ना मिलना या चीजों का खराब हो जाना। बिल्कुल। उसके लिए शायद दूसरी योजना है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY। एकदम सही पकड़ा। ये योजना, जिसे पहले संपदा कहते थे, मई 2017 में मंजूर हुई थी। अच्छा। और इसके लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन था 2016 से 2020 तक के लिए। ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी MoFPI की योजना है। ये अम्ब्रेला योजना है, सुना है। मतलब इसके तहत कई चीजें आती हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसमें कुछ पुरानी योजनाएं भी शामिल हैं, जैसे मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन वाली स्कीम, और कुछ नई भी जोड़ी गई हैं। जैसे कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर बनाना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को मजबूत करना और फूड प्रोसेसिंग में क्षमता बढ़ाना। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है? थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे? जरूर। देखिए, बैकवर्ड लिंकेज मतलब खेत से माल प्रोसेसिंग यूनिट तक आसानी से पहुंचे, और फॉरवर्ड लिंकेज मतलब प्रोसेसिंग के बाद तैयार माल बाजार तक, दुकानों तक सही तरीके से पहुंचे। अच्छा, मतलब पूरी सप्लाई चेन इससे और प्रोसेसर को बाजार से जोड़ा जा सके। इससे तो बड़ा फायदा हो सकता है, बर्बादी रोकेगी, शायद दाम भी बेहतर मिलेगा। बिल्कुल, यही मकसद है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना फूड प्रोसेसिंग के लिए। इसके कुछ लक्ष्य भी तय किए गए होंगे, जैसे कितना निवेश आएगा, कितने लोगों को फायदा होगा। हाँ, लक्ष्य तो बड़े थे, जैसे 2019-20 तक 31,400 करोड़ रुपए का निवेश लाना, करीब 33 लाख मीट्रिक टन कृषि उपज को हैंडल करना, जिसकी कीमत 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो, 20 लाख किसानों को फायदा पहुंचाना और 5 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा करना। 5 लाख रोजगार? जी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मिला के। और एक और बात, फूड प्रोसेसिंग और रिटेल में 100% FDI की भी इजाजत है। तो मतलब किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से भी जुड़ता है ये? हाँ, ये उसी दिशा में एक कदम है। बेहतर मूल्य मिले, बर्बादी कम हो, निर्यात बढ़े। ठीक है, तो बुनियादी ढांचा सुधर रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन किसान अपना माल बेचे कहाँ?
सही दाम पर कैसे बेचे? यहीं पर तीसरी योजना आती है राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम। ई-नाम, ये तो काफी सुना है। ये ऑनलाइन मंडी है ना? हाँ बिल्कुल, ये 2016 में लॉन्च हुई थी। असल में ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट या ऐप समझ लीजिए, जो देश भर की फिजिकल अनाज मंडियों मतलब एपीएमसीज को इंटरनेट से जोड़ता है। तो इससे किसान को क्या फायदा? सबसे बड़ा फायदा है पारदर्शिता और ज्यादा खरीदारों तक पहुंच। किसान अब सिर्फ अपनी लोकल मंडी के भाव पर निर्भर नहीं है, वो इस प्लेटफॉर्म पर देख सकता है कि देश की दूसरी मंडियों में क्या रेट चल रहा है। इससे एक बेहतर प्राइस डिस्कवरी होती है, जो असल मांग और सप्लाई पर आधारित हो। ये तो बढ़िया है। कितनी मंडियां जुड़ गई हैं अब तक और किसान कितने हैं इस पर? दिसंबर 2022 तक के जो आंकड़े हैं, उनके हिसाब से 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1260 मंडियां जुड़ चुकी थी। 1260 मंडियां? जी, और 1,78,00,000 से ज्यादा किसान और करीब 2,40,000 व्यापारी इस पर रजिस्टर्ड थे। 1.25 करोड़ किसान, बहुत बड़ा नेटवर्क है ये तो। हाँ, और इस पर अनाज, दालें, फल, सब्जियां, मसाले सब मिलाकर 200 से ज्यादा चीजें ट्रेड होती हैं। और व्यापार कितना हुआ है अंदाजन? आंकड़ों के मुताबिक करीब 69 मिलियन मीट्रिक टन का व्यापार हुआ, जिसकी कीमत 2,42,00,000 करोड़ थी। वाह, काफी बड़ा आंकड़ा है। सरकार इसमें कैसे मदद कर रही है मंडियों और किसानों की? सरकार राज्यों को ई-नाम सॉफ्टवेयर मुफ्त दे रही है। फिर हर मंडी को इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, माल की जांच के लिए उपकरण, सफाई ग्रेडिंग की सुविधा, इसके लिए 75 लाख रुपए तक का अनुदान भी है। अच्छा। और शुरुआत में मदद के लिए हर मंडी में 1 साल के लिए मंडी एनालिस्ट भी दिया जाता है। एक टूल फ्री हेल्पलाइन भी है। ये अच्छी बात है। जानकारी मिली कि सबसे ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं इस पर। हाँ, ये आंकड़ों में था। और इसे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर लॉन्च किया गया था। जी। तो कुल मिलाकर ये तीनों योजनाएं, मानधन से भविष्य की सुरक्षा, संपदा से प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन और ई-नाम से बेहतर बाजार और दाम, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं, है ना? बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारतीय कृषि की चुनौतियों से निपटने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, मतलब कई दिशाओं से प्रयास की जरूरत है। और ये योजनाएं उसी कोशिश का हिस्सा हैं, जैसे इन दस्तावेजों से पता चलता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल मन में आता है। जी। हमने देखा कि सरकार अलग अलग तरीके अपना रही है, कभी सीधी आर्थिक मदद, कभी बुनियादी ढांचा बनाना, कभी बाजार को सुधारना। तो आगे बढ़ते हुए भारतीय कृषि को और मजबूत करने के लिए अगला सबसे जरूरी कदम क्या हो सकता है, या सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा।